बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 20 ऑफ MTH 501 लीनियर अलजेब्रा। आज हम देखेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ अबाउट वेक्टर स्पेसेस एंड सबस्पेसेस। तो हमारे पास केस एग्जांपल है कि हमारे पास जो स्पेस शटल्स होती हैं वो कुछ डाटा भेजती होती हैं, उन डाटा के साथ हम डिफरेंट कांस्टेंट कंप्यूटर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और मैथमेटिकली इनपुट आउटपुट सिग्नल्स आ रहे होते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम में, जो डिफरेंट फंक्शंस उनके साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे एडेड मल्टीप्लाइड बाय स्केलर्स। ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये इसी तरह होते हैं जैसे हमारे पास एक वेक्टर्स के साथ हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय स्केलर। और ये चीज़ें हम सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 20 जो भी हम कवर कर रहे हैं लेक्चर नंबर 27 में देखेंगे। तो हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स होती हैं ये इनको हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। और मैथमेटिकल फाउंडेशन जो है सिस्टम इंजीनियरिंग की, वो वेक्टर स्पेसिस के ऊपर ही लाई कर रही होती है। और इस थ्योरी को हम एक्सटेंड करेंगे इंक्लूड सच फंक्शंस। लेटर ऑन वी विल सी हाउ अदर वेक्टर स्पेसिस अराइज इन डिफरेंट फील्ड्स। तो अभी डेफिनेशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक V एक आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड, addition and multiplication by scalars. If the following axioms are satisfied by all objects u, v, w and v and all scalars k and l, then we call V a vector space। यानी हमारे पास V एक सेट है जिसके अंदर हम एडिशन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं बाय सम स्केलर्स। उसके अंदर अगर हमारे पास ये 10 चीज़ें अप्लाई हो जाएं, ये 10 एक्सियम्स फुलफिल हो जाएं, तो हम कहेंगे कि ये जो V है ये एक वेक्टर स्पेस है। यानी वेक्टर स्पेस होने के लिए उसके अंदर ये 10 चीज़ें लाजमी हैं। वो 10 चीज़ें क्या हैं हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी दो वेक्टर होंगे उस वेक्टर स्पेस के अंदर, फॉर एग्जांपल हम यू वी सपोज कर लेते हैं, तो u प्लस वी से जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी उसी वेक्टर स्पेस में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हम लें u एंड v, तो हमारे पास u प्लस वी जो है वो v प्लस यू के इक्वल होना चाहिए। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हम तीन वेक्टर्स ले लें, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें तीन वेक्टर्स लेने पड़ते हैं, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू अगर हम करें, ब्रैकेट्स इनके इर्द गिर्द लगाएं, पहले ये काम करें, और अगर हम पहले u प्लस वी प्लस डब्ल्यू करें तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। फिर एडिटिव आइडेंटिटी है कि कोई भी हम वेक्टर ले लें u और उसके अंदर ज़ीरो ऐड कर लें, या पहले कर लें या बाद में कर लें, तो वो u इटसेल्फ बराबर आना चाहिए। फिर एडिटिव इनवर्स है कि अगर हम एक u वेक्टर लेते हैं और उसको इस नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आना चाहिए, चाहे उसको पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें। फिर हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि अगर हमारे पास कोई भी स्केलर है k और वो हम एक वेक्टर u जो है वेक्टर स्पेस के अंदर उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो k u है वो भी वेक्टर स्पेस के अंदर ही आना चाहिए। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्केलर है k और u एंड v हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास k को जब u प्लस वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो k u प्लस k v के इक्वल ये चीज़ आनी चाहिए। और कोई भी हमारे पास स्केलर्स हैं m n, ठीक है, जब हम उनको m प्लस n करते हैं और u से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी अप्लाई होनी चाहिए कि m u प्लस n u हमारे पास इसके इक्वल आना चाहिए। और हमारे पास स्केलर्स m n हम दोबारा कंसीडर करते हैं, और अगर हम उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें तो m n u और एम एन यू इक्वल होना चाहिए एन एम यू। अगर हम एन को पहले भी लिख दें, क्योंकि ये स्केलर्स ही हैं, ठीक है, ये कोई वेक्टर्स नहीं है, मैट्रिसेस नहीं है, तो ये इक्वल आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास टेंथ प्रॉपर्टी है, वो कहती है कि फॉर एनी वेक्टर यू विच इज़ इन वेक्टर स्पेस वी, तो हमारे पास अगर हम वन से उसको मल्टीप्लाई करें तो ये एज इट इज़ इटसेल्फ वापस आ जाना चाहिए, वेयर वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक हो गया। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वेक्टर स्पेसेस की, यानी ये प्रूव करने की कोशिश भी की जा रही है, एग्जांपल्स भी हैं डिफरेंट, हम कंसीडर करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास अगर वेक्टर्स हैं जो कि u एंड v हैं, तो ये हमारे पास n डायमेंशन में है। ठीक है, तो n डायमेंशन से मुराद ये है कि u हमारे पास बराबर होगा u1 u2 u3 सो ऑन टिल un, और v बराबर होगा v1 v2 सो ऑन टिल vn। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है, प्लस करने के लिए अलग अलग लिखा। अब जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1 कोमा u2 प्लस v2 कोमा u3 प्लस v3 सो ऑन कोमा un प्लस vn। इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है ये भी हमारा n डायमेंशन का ही आ रहा है, अगर आप इसके अंदर देखें तो देयर फॉर ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। हमारे पास ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, u और v। ठीक है, आप इनको बेशक स्टार्ट में एक ही बार लिख लें और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ एग्जीक्यूट करें तो आपको ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास u प्लस वी हम कैलकुलेट करते हैं, तो वही चीज़ है, जब u1
प्लस V1 U2 प्लस V2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें कि इनको, क्योंकि ये अब हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से तो हमारे पास ये आ गया। अब कम्यूटेटिव लॉ और रियल नंबर्स, क्योंकि ये रियल नंबर्स हम इनको कंसीडर करें अगर, ठीक है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी में अप्लाई करें तो हमारे पास V1 पहले आ जाएगा, U1 बाद में आ जाएगा, V2 पहले आ जाएगा, U2 बाद में आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम इनको अलग अलग करते हैं। ठीक है, और फिर V पहले आएगा, U बाद में आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय एडिशन अप्लाई हो जाती है। आर एन इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं हमारे पास दो तीन वेक्टर्स होंगे एसोसिएटिव में। u इसके बराबर है, v इसके बराबर है और w इसके बराबर है। अब पहले हम इनको u प्लस वी को आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, और फिर w इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा वो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, ब्रैकेट यहाँ से हटा के इस तरह लगा दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब हम क्या करें कि u वाली सारी चीज़ें जो हैं u1 u2 un इनको अलग लिख दें और ये ब्रैकेट वाली सारी चीज़ें इनको अलग लिख दें। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, u1 प्लस v1 प्लस, सॉरी u1 से लेकर un तक है, तो ये कंप्लीट u बन गया बोल्ड वाला, प्लस v प्लस w। तो ये हमारे पास जो ओरिजिनल था वो था u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ हमारे पास अप्लाई होता है। ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि कोई भी हम लेते हैं यू वेक्टर, ठीक है, उसको अगर हम यू ज़ीरो ऐड करें उसके अंदर तो यू वापस आ जाए। ठीक है, तो ज़ीरो ऐड करेंगे तो यही होगा, यू वापस आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स में क्या है, इसका नेगेटिव लें, अगर हम इसको -1 से तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें u1 माइनस u2 माइनस u2, तो हमारे पास तमाम क्या आ जाएंगे, 0,0,0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक जीरो वेक्टर के बराबर, नल वेक्टर के बराबर आएगा। तो हमारे पास इसका मतलब है ये वाली प्रॉपर्टी जो एडिटिव इनवर्स है ये भी अप्लाई हो जाती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि हमारे पास के यू अगर करें तो के बारी बारी तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी एन डायमेंशन में ही होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं कि अगर हमारे पास ये यू वी है तो हम क्या करें, के को यू प्लस वी से मल्टीप्लाई करें, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों ऐड होंगे तो u1 प्लस वी वन यू टू प्लस वी टू, तो अब के साथ इस तरह लिखा होगा u1 प्लस वी वन। अब हम रियल नंबर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो के यू वन प्लस के यू टू बन जाएगा। ठीक है, अब अलहदा अलहदा हम इनको करके लिख देंगे। ठीक है, और u1 u2 वाली चीज़ें अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा के यू वन के यू टू अलग होके और के वी वन के वी टू अलग होके हो जाएगा। तो इसके अंदर से के कॉमन लिया, इसके अंदर से कॉमन लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। गिवन हमारे पास क्या था, u प्लस वी, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सपोज करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए कि के एंड एल स्केलर्स हैं और हम u के साथ k प्लस एल यू करते हैं, तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा जब हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे जैसे हम ऊपर कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम स्केलर लेते हैं के एल यू तो हमारे पास एल को पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर के को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर ये ब्रैकेट इसके साथ लगी इधर लगा दें। ठीक है, तो ये के एल बाहर कॉमन आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है जो कि मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी थी हमारे पास जो, ठीक है, अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इटसेल्फ u वापस आ जाता है, तो अगर आप इसको ट्राई करें तो यही होता है, हमारे पास u इटसेल्फ वापस आ जाता है। तो हमारे पास ये जो आर एन है डायमेंशन, ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये एक रियल वेक्टर स्पेस है जिसके स्टैंडर्ड ऑपरेशन है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। लेकिन अब ये हमारे पास मेन वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अगर अब आर एन को हमने यहाँ शुरू में प्रूव कर लिया ना 10 की 10 प्रॉपर्टीज़, अब हम क्या करेंगे, अगर हम R1 लेते हैं कभी या R2 लेते हैं या कभी R3 लेते हैं तो इनको हम सब स्पेसिस बोलेंगे। ठीक है, कि एक बड़ी स्पेस थी आर एन जिसको हमने ओवरऑल प्रूव कर दिया था 10 की 10 प्रॉपर्टी को चैप्टर के शुरू में। अब जो हमारे पास ये इसके छोटे एन से छोटे वाले जितने भी होंगे ना डायमेंशंस इसी तरह की इसी टाइप की, तो उनको हम करेंगे कहेंगे कि ये सब स्पेसिस हैं और उनके ऊपर हम एक चीज़ बाद में देखेंगे जो कि लेक्चर के एंड में आएगी, तो मैं फिर तब कवर कर दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास एक नोट है कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस ऑफ आर एन क्या हैं। सिर्फ आर 1 डायमेंशन वाला हो तो उसको हम कहेंगे रियल नंबर्स, 2 डायमेंशन वाला हो तो उसको हम कहेंगे वेक्टर्स इन द प्लेन, और 3 डायमेंशन वाला हो तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर्स इन 3 स्पेस। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, इसको वो कहते हैं कि हमारे पास एक सेट V है जिसके अंदर हमारे पास u v w मैट्रिसेस की फॉर्म में है। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या है, 2 by 2 मैट्रिसेस हैं, रियल एंट्रीज हैं, वेक्टर स्पेस में हमने शो करना ये है या नहीं. If vector addition is defined to be matrix addition, vector scalar multiplication is defined to be a scalar multiple matrix scalar multiplication. ठीक है, तो यही हम करेंगे. मैट्रिक्स सपोज कर लेंगे, इसकी हम कोई भी एंट्री सपोज कर सकते हैं, ए बी सी डी भी कर सकते हैं, यू यू वन यू वन यू वन टू यू टू वन यू टू टू भी सपोज कर सकते हैं, कोई भी हम एंट्रीज इसकी सपोज कर सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, u प्लस वी को ऐड करेंगे आपस में, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ये आएगा. तो ये भी इसी तरह हमारे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स आया, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस में लाई करती है, ये वाली प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, वो इसी तरह उसके अंदर मैट्रिसेस के लिहाज से तमाम जो हमारे पास चीज़ें हैं वो अप्लाई हो जाएंगी, और हमारे पास v प्लस यू के इक्वल आ जाएगा. जब हमारे पास हम वी वाले को पहले लिख देंगे, यू वाले को बाद में लिख देंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास जब चेक करेंगे, तो यू मैट्रिक्स लिखा हमने, वी मैट्रिक्स लिखा, डब्ल्यू लिखा, आपस में तीनों को ऐड कर दिया. ठीक है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया. अब हम क्या करें कि ये ब्रैकेट्स ये मैट्रिक्स बना. ठीक है, ये ब्रैकेट आगे मूव कर दें. ठीक है, तो हमारे पास u11 u21 u12 u22 एक मैट्रिक्स ये बन जाएगा, और ये जो ब्रैकेट वाली सारी कहानी है ये सारी इधर आ जाएंगी. ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा. फिर इसको हम ऐसे एंड बाद में जब हम इसको लिखेंगे तो ये u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बन जाएगा, और ये चीज़ इस चीज़ के बराबर हो जाएगी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एडिटिव इनवर्स. हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तमाम मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को, इसको ऐड करेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स में, तो हमारे पास आंसर आएगा नल मैट्रिक्स. तो ये भी अप्लाई हो जाती है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर 2 by 2 मैट्रिक्स रिटर्न हो जाएगा. ये इसी डायमेंशन में है. ठीक है, ज़बरदस्त, वेक्टर स्पेस में लाई करता है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके अंदर चेक करते हैं, के को u प्लस वी से मल्टीप्लाई करेंगे, u और v वैक्टर्स मैट्रिसेस दोनों पे आपस में ऐड करेंगे हम. ठीक है, उसके बाद के मल्टीप्लाई करेंगे बीच में, फिर के को अलग अलग दोनों से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद इन मैट्रिक्स को अलग अलग लिख देंगे. ठीक है, ये मैट्रिक्स अलग हो गया, ये वाला जो है मैट्रिक्स ये अलग लिख दिया हमने, प्लस की बीच में लगा दिया. अब हमारे पास के दोबारा हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास के यू प्लस के वी. तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन भी हो गई. अब डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर्स, दो स्केलर्स वाली ले करके देख लेंगे. ठीक है, ये भी हमारे पास इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं. तो इसी तरह हमारे पास ये तमाम प्रॉपर्टीज़ इस पर चेक हो जाएंगी मैट्रिसेस के लिहाज से. तो इसका मतलब हमारे पास जो 2 by 2 के मैट्रिक्स होते हैं वो भी हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास वेक्टर स्पेस में लाई करते हैं. अब एग्जांपल 2 है, ये स्पेशल केस है. मतलब इसके अंदर हमने n मल्टीप्लाई बाय n के मैट्रिसेस नहीं लिए, बल्कि एक स्पेशल केस लिया जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैट्रिक्स थे, 2 by 2 ऑर्डर के थे. The arguments in the example can be adopted to show that the set V of m multiplied by n matrices with linear entries together with the operation of matrix addition silicon multiplication is a vector space. तो हम अगर m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स लें तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हम प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से, इसी तरीक़ेकार से. अब हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया था, सिंपल वेक्टर्स लिए थे u v w, फिर हमने मैट्रिसेस की फॉर्म ले ली थी. अब हम क्या करते हैं, फंक्शंस कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, अब रियल वैल्यू फंक्शंस हैं. ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास f और एक फंक्शन है g, ये दोनों वेक्टर स्पेस को बिलोंग करते हैं. तो हमारे पास जो f प्लस जी फंक्शन होगा वो डिफाइन होगा f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. The product of a scalar a belongs to R and a function f in V is defined by ए एफ एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स फॉर ऑल. अब ये हमारे पास चीज़ें गिवन है. इसके अंदर हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो वो वही है जो हमें क्वेश्चन में ही दे दी गई है. तो बिल्कुल ये हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर ही लाई करेगा. ठीक है, क्योंकि ये फंक्शंस ही रिटर्न हो रहे हैं और इसी स्टेटमेंट के लिहाज से रिटर्न हो रहे हैं, तो ठीक है, ये वेक्टर स्पेस क्लोज्ड है. कम्यूटेटिव चेक करेंगे एफ प्लस जी एक्स. अब हमारे पास जो ये वाली चीज़ हमें गिवन है इसके लिहाज से हमारे पास ये आ जाएगा बाय डेफिनेशन. अब हम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स को पहले लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स को बाद में लिख देते हैं. कम्यूटेटिव हमारे पास प्रूव हो गया. ठीक है, एसोसिएटिव भी हम देखते हैं, एफ प्लस जी प्लस एच एक्स और एफ प्लस जी एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और फिर प्लस एच एक्स ऐसे लिख दें, क्योंकि ये भी हमारे पास डिफाइंड है क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच आ जाएगा. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जी प्लस एच इकट्ठा कर दें यहाँ पर, जी प्लस एच एक्स बन जाएगा और ये एफ एक्स बन जाएगा, और फिर हम क्या कर दें, एफ प्लस जी प्लस एच एक्स बना दें. ठीक है,
तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो जाती है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है, ये बाय डेफिनेशन इनके सामने लिखा हुआ है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी या फंक्शन के अंदर जीरो ऐड करेंगे, फंक्शन सेल्फ वापस आ जाएगा। एफ के अंदर जीरो ऐड करेंगे, वापस आ जाएगा, तो ये भी अप्लाई हो जाती है। एडिटिव इनवर्स, एफ का इनवर्स इसके अंदर ऐड करें तो एफ माइनस एफ हो जाएगा। ये एफ माइनस एफ हमारे पास जीरो के बराबर होता है, जीरो मल्टीप्लाई एक्स वैसे ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम बाकी भी इसके अंदर अप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के से मल्टीप्लाई के से करें या ए से करें, ए एफ एक्स करें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बाय डेफिनेशन, तो ये वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी हमारा जब हम अप्लाई करते हैं ए एफ प्लस जी एक्स, तो हमारे पास ये एफ प्लस जी एक्स अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स बन जाएगा, ए बारी बारी दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेवन्थ प्रॉपर्टी है हमारी, दो स्केलर्स होते हैं उनको हम ऐड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग के इक्वल आ जाएगा जब आप इसके साथ थोड़ी मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी जो है जिसके अंदर हम ये वाला जो था डिस्ट्रीब्यूटिव किस्म का था, अब ये एसोसिएटिव किस्म की एक चीज़ है, ए बी एफ एक्स, ठीक है, नाइन्थ प्रॉपर्टी, ये हमारी इसके इक्वल आ जाएगी। वन से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को, फंक्शन सेल्फ वापस आ जाएगा, यानी ये हमारा जो फंक्शन है ये भी वेक्टर स्पेस में लाई करता है। अब एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास, ये किस लिए है, पॉलिनोमियल्स के लिए। पॉलिनोमियल्स हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास होती है बेसिकली इक्वेशन जो कि होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम nth ऑर्डर की इक्वेशन लें तो उसका जनरल फॉर्म बनेगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र सो ऑन टिल ए एन एक्स एन। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म बनती है। अब हम क्या करें कि सपोज कर लें कि हमारा जो पी ऑफ एक्स इसके बराबर है, क्यू ऑफ एक्स के अंदर हम ए की जगह बी ले लें, बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्र प्लस बी एन एक्स एन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यू पी एक्स और क्यू एक्स आ गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, डिफाइन कर दिया क्वेश्चन के अंदर ही, तो हमारे पास ऐड करने से रिजल्ट आता है, वो क्या आता है, ये रिजल्ट आता है। के से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिजल्ट आता है। इनको यूज़ करते हुए अब हम प्रूव करेंगे, तो जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल होगा वो वेक्टर स्पेस के अंदर ही लाई करेगा अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमारे पास एक और है जीरो वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब वी हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, वेक्टर स्पेस के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है विच वी डिफाइन बाय ज़ीरो, जो कि ज़ीरो है। एंड ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। जब उसको ज़ीरो के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो के बराबर ही आ जाता है। स्केलर प्रॉपर्टी उसके अंदर अप्लाई करते हैं, के मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तभी वो ज़ीरो के बराबर आता है। इट इज़ ईजी टू चेक द ऑल वेक्टर स्पेस एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। तमाम चेक कर सकते हैं, 10 के 10 सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, दो ही चेक कर रहे होते हैं, एक हम क्लोजर वाला चेक कर रहे होते हैं ज़्यादातर, और एक हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला चेक कर रहे होते हैं, जैसे अब यहाँ पे हमने किया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास v है जिसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है ज़ीरो, ये एक ज़ीरो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास कि ये कहता है कि एवरी प्लेन थ्रू ओरिजिन इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्लेन हमारा ओरिजिन से गुजरेगा वो वेक्टर स्पेस होगा। अब हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि वी एक हमारा प्लेन है जो कि ओरिजिन से के अंदर है, थ्री डायमेंशन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा कि इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब u अगर हम सपोज कर लें यू वन यू टू यू थ्री, क्योंकि थ्री डायमेंशन है, v को हम सपोज कर लें यू वन वी वन वी टू वी थ्री, ये पॉइंट्स हैं वेक्टर स्पेस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ए एक्स बी वाई और सी जी है, इसकी जगह हम यू वन यू टू यू थ्री कर लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में लाते हैं वी वन वी टू वी थ्री लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि इनके ऊपर हम इक्वेशंस को ऐड करें, ठीक है। जब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो। तो ये जो इक्वलिटी है ये कहती है कि कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट हैं u प्लस वी के, ये इक्वल होते हैं यू वन प्लस वी वन, यू टू प्लस वी टू और यू थ्री प्लस वी थ्री, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करते हैं पहली इक्वेशन को, ठीक है। तो u प्लस वी जो है हमारे पास वो v प्लेन में लाई करता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आया है ना u और v को आपस में ऐड करने से, ये वाला रिज़ल्ट, ठीक है, ये इसके अंदर हमारे पास जो u1 आया, हमारे पास पहला आया वो इसके बराबर आ गया, u2 आया इसके बराबर, u3 इसके बराबर आ गया। तो ये हमारे पास थ्री डायमेंशन के अंदर ये आंसर आया, तो इसका मतलब ये उसी वेक्टर स्पेस के अंदर लाई करता है। तो एक्सियम वन तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि हमने ऐड किया तो वो उसी डायमेंशन में आंसर आ रहा था।
अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़ीरो वेक्टर है, ठीक है, और ए ऑफ ज़ीरो, बी ऑफ ज़ीरो, सी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के बराबर है, तो एक्सियम 4 भी हमारा सेटिस्फाई हो गया कि जब हम क्या करते हैं कि इस ज़ीरो वेक्टर के साथ इसको वो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास ज़ीरो ही आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्या करें कि एक स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है KU1, KU2, KU3, और के हम इसमें से जब हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास थ्री डायमेंशन का ही के यू इज इक्वल टू बिलोंग टू वेक्टर स्पेस ही आ रहा होता है, तो एक्सियम 6 भी हमारा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो एक्सियम 5 को भी अगर हम प्रूव करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं AU1, BU2, CU3 इज इक्वल टू ज़ीरो बाई -1, ठीक है। यानी क्या है हमारे पास एक्सियम 5, अब यहाँ पे u माइनस यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम इसको नेगेटिव से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल इक्वेशन में ऐड करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो जब हमने इसको ये किया तो हमारे पास ये इसका इन्वर्स आ रहा है जो कि यू वेक्टर से बिलोंग करता है, तो एक्सियम 5 भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट एक्सियम्स थे जो हमने सेटिस्फाई कर लिए, ठीक है। जो अगर हमें बोला जाए कि आपने कोई कोई फलां फलां एक्सियम में सेटिस्फाई करना है तो हम वो वाला एक्सियम सेटिस्फाई करके दिखा सकते हैं। अच्छा, अब एक सेट हम एग्जांपल ले लेते हैं जो वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। अभी तक हम वही देख रहे थे जिनमें तमाम एक्सियम सेटिस्फाई हो रहे हैं, वैसे भी एक एग्जांपल देखते हैं जो वेक्टर स्पेस नहीं है। अब वी आर स्केयर के अंदर है और एडिशन और स्केलर ऑपरेशन जो है इनके कैसे हो रहे हैं कि यू हमारे पास U1 U2 के बराबर है, V1 V2 के बराबर है, यू प्लस वी करते हैं U1 प्लस वी के बराबर आ जाता है, ये इस तरह इसकी एडिशन डिफाइन हो रही है। और के इज़ अ रियल नंबर, तो स्केलर इसका डिफाइन हो रहा है KU इज इक्वल टू KU1 और ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, सेकंड एलिमेंट। फॉर एनी वेक्टर यू वी, वन यू जो है हमारे पास जब हमने वन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि स्केलर हमारा फॉर के की जगह हमने के इज इक्वल टू वन कर लिया। अब पहला तो पहले के तो वो U1 को U1 से ही मल्टीप्लाई कर देता है तो वो एज इट इज़ आ गया, लेकिन दूसरे वाले को वो क्या करता है, ज़ीरो बना देता है, ठीक है। तो ये U1 ज़ीरो आ गया। अब ये हमारा उस U से बिलोंग नहीं करता, उस वेक्टर स्पेस से बिलोंग नहीं करता जो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आया है। इसका मतलब हमारा एक्सियम 10 सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा जो मतलब वेक्टर है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। यानी हमारा एक्सियम 10 यही था ना कि हम वन से जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इट सेल्फ आ जाता है वापस, लेकिन जब हमने इसको वन से मल्टीप्लाई किया है तो वो इट सेल्फ वापस नहीं आया बल्कि उसकी सेकंड वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो गई, क्योंकि ये डेफिनेशन में ऐसा था। तो इस वजह से ये वेक्टर स्पेस में लाई नहीं करता है। अब v हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और u वेक्टर है इस वेक्टर स्पेस के अंदर, और k स्केलर है, ठीक है। तो हमारे पास थ्योरम ये कहता है कि जब जीरो को u से मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो आंसर आता है, k को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो आंसर आता है, -1 को u से मल्टीप्लाई करते हैं -u आंसर आता है। और अगर k को u से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है तो या तो k ज़ीरो के बराबर है या u ज़ीरो के बराबर है। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वेक्टर स्पेस में भी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डेफिनेशन है सब स्पेस की। अब सबसेट है W वेक्टर स्पेस V का, ये सब स्पेस होगा अगर W इटसेल्फ एक वेक्टर है जो वेक्टर स्पेस के जो ऐसी वेक्टर स्पेस है जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर V के अंदर ही डिफाइन है। यानी एक V बड़ी बड़ी स्पेस है, उसके अंदर एक छोटी सब स्पेस जो है वो W है जो इसके अंदर ही लाई करती है, और उसके अंदर ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वही उसी तरह डिफाइन होते हैं जैसे V में डिफाइन हुए हैं। तो हमारे पास जो W होता है वो एक पार्ट होता है लार्जर सेट V का जो ऑलरेडी नॉन एक वेक्टर स्पेस थी V हमारे पास, ठीक है। और सर्टेन एक्सियम्स जो हैं हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती W के लिए, क्योंकि वो इनहेरिटेड हो जाते हैं V से, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो नीड टू चेक दैट U प्लस वी इज इक्वल टू V प्लस यू, एक्सियम 2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। फॉर W बिकॉज दिस होल्ड फॉर ऑल वेक्टर्स इन V, क्योंकि तमाम वेक्टर्स के लिए होल्ड वैसे ही कर रहा होता है। कंसिक्वेंटली फॉर ऑल वेक्टर्स इन W, और फिर W में भी तमाम वेक्टर्स के लिए करेगा क्योंकि V के तमाम वेक्टर्स के लिए कर रहा है। जो दूसरे एक्सियम है इनहेरिटेड बाय W फ्रॉम V आर, जो इनहेरिट होते हैं वो हैं 3 7 8 9 10, ये तमाम इनहेरिट हो जाते हैं। यानी 2 भी इनहेरिट हो गया, 3 7 8 9 10, पीछे क्या रह गए, W को सब स्पेस प्रूव करने के लिए जो रह गए वो रह गए हैं 1 4 5 एंड 6, ये एक्सियम्स रह गए हैं, ठीक है। अब नीचे जब हम फर्दर थ्योरम्स देखेंगे इसके बाद
तो हमारे पास जो फॉलोइंग थ्योरम है वो कहते हैं कि इवन एक्सियम 4 एंड 5 कैन बी ओमिटेड, इनको भी आप ओमिट कर दें तो हमारे पास सिर्फ 1 और 6 ही रह जाता है। 1 क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी वाला, और 6 क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला। ये दोनों अगर आप प्रूव कर दें तो हमारे पास जो सब स्पेस है उसको भी हम बोलेंगे कि वेक्टर स्पेस ही है। ठीक है। अब थ्योरम 2 हमारा ये कहता है कि अगर W हमारा एक सेट ऑफ वन और मोर वेक्टर्स फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, यानी W एक सेट है वेक्टर्स का जो कि वेक्टर स्पेस V में लाए करते हैं, तो W जो है वो सब स्पेस होगा V का इफ़ एंड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं। इफ़ U एंड V आर वेक्टर्स इन W देन U प्लस V इज इन W। ठीक है। अगर हमारे पास U, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है, कि उनका सम भी W में ही होना चाहिए। दूसरा ये K इज़ एनी स्केलर U इज़ एनी वेक्टर इन W देन K U इज़ इन W। ये हमारा एक्सियम नंबर 6 है कि जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो K U जो आ रहा है ना हमारा, वो भी W में ही लाए करना चाहिए। ठीक है। अब इसका प्रूफ है जो कि यहाँ पर गिवन है कि W एक सब स्पेस है V की, तो जितने भी वेक्टर स्पेस एक्सियम्स हैं वो ऑलरेडी सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर एक्सियम 1 and 6 होल्ड बट दीज आर प्रिसाइजली कंडीशंस A एंड B। ठीक है। अब ये कंडीशंस में प्रिसाइसली डिफाइन कर दिए गए हैं एक्सियम 1 and 6। कन्वर्सली अगर हम ज्यूम कर लें कि A एंड B होल्ड करती हैं और ये सच हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन वेक्टर स्पेस एक्सियम 1 and 6 वी नीड ओनली शो दैट W सेटिस्फाई द रिमेनिंग 8 एक्सियम। ठीक है। अब ये दो तो सेटिस्फाई करती हैं, अब हमें बाकी 8 प्रूव करने हैं। तो जो वेक्टर इन W ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई एक्सियम 2 3 7 8 9 एंड 10 सिंस दे आर सेटिस्फाइड बाय ऑल वेक्टर्स इन V, देयरफॉर टू कंप्लीट द प्रूफ वी ओनली नीड टू वेरीफाई दैट वेक्टर्स इन W सेटिस्फाई एक्सियम 4 and 5। ठीक है। ये तमाम तो वो इनहेरिट कर रहे थे जैसे हमने ऊपर बात की थी, और जो हमारे पास 1 and 6 हैं वो हम अभी सपोज कर चुके हैं कि वो होल्ड करते हैं, वो ट्रू हैं, तो पीछे 4 and 5 ही बच जाते हैं। ठीक है। अब 4 and 5 की देखते हैं क्या कहानी कर सकते हैं। लेट यू बी एन वेक्टर इन W बाय कंडीशन B के यू इज इन W फॉर एवरी स्केलर K सेटिंग K इज इक्वल टू 0 इट फॉलोज फ्रॉम थ्योरम 1 दैट 0 U इज इक्वल टू 0। अगर हम 0 को U से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है। एक ये हमारा हो गया। एंड सेटिंग K इज इक्वल टू -1 इट फॉलोज दैट -1 U इज इक्वल टू -U इज इन W। तो ये दोनों भी हमारे कंसीडर हो गए ट्रू। तो एक हमारे पास, यानी अगर ये दो हम ट्रू कर दें साबित, तो हमारे पास वो वेक्टर स्पेस लाया करता है। ठीक है। तो हमने ये दो ही साबित करने होते हैं, 1 and 6, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं। ये कहते हैं कि द थ्योरम स्टेट्स दैट W इज द स्पेस ऑफ V इन इफ एंड ओनली इफ W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी क्लोज्ड अंडर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करती हो, एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब आप करें तब जो आंसर आ रहा है वो भी उसी वेक्टर स्पेस के अंदर आना चाहिए, तो वो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। एवरी वेक्टर स्पेस हैज़ एटलीस्ट 2 सब स्पेसिस, हर वेक्टर स्पेस की 2 सब स्पेसिस तो लाजमी होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन एटलीस्ट 2 तो होती हैं। इट्सेल्फ, वो वेक्टर खुद, एंड द सब स्पेस जीरो, और जो जीरो वाला जो सब स्पेस है वो कंसिस्टेंट ओनली ऑफ द जीरो वेक्टर, जिसके अंदर सिर्फ जीरो वेक्टर होगा। थस द सब स्पेस जीरो इज कॉल्ड जीरो सब स्पेस। ये जो सब स्पेस है जिसके अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट जीरो है इसको हम बोलेंगे जीरो सब स्पेस। यानी कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेक्टर स्पेस है वी, उसके अंदर दो तो सब स्पेसिस होती हैं, एक तो वी इटसेल्फ और दूसरा जीरो वाली जो सब स्पेस है। ये दो तो लाजमी होती हैं, इसके अलावा बहुत सारी हो सकती हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 8 है, let W be the subset of three dimension consisting of all vectors of the form a b 0 where a and b are real numbers। थ्री डायमेंशन में है, ए बी हमारे पास है और तीसरा नंबर हमारे पास 0। तो चेक इफ W इज अ सब स्पेस ऑफ थ्री डायमेंशन, फर्स्ट सी द एक्सियम 1 and 6 ऑफ द वेक्टर स्पेस होल्ड्स। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू सपोज कर लें, A1 B1 ले लें, A2 B2 ले लें, कुछ भी हम कर सकते हैं। ऐसे हमने किया, एक वेक्टर ले लिया U A1 B1 0 और दूसरा V ले लिया, इसी पैटर्न के लिहाज से, जो पैटर्न हमें यहाँ पे गिवन है ना AB0, इसी पैटर्न के लिहाज से हमने दो वेक्टर सपोज कर लिए। ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे U प्लस V को, तो हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट देखें तो इसमें भी पहली दो एंट्रीज नॉन जीरो है, तीसरा जीरो, ये उसी पैटर्न पे है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, इसका मतलब क्लोज्ड है ये। ठीक है। तो अब C अगर हम स्केलर लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर भी पहली दो एंट्रीज नॉन जीरो आ रही हैं, तीसरी जीरो आ रही है, ये उसी पैटर्न पे आ रहा है। ठीक है। जिसपे हमें गिवन था, तो ये हमारे पास फर्स्ट और सिक्स्थ एक्सियम जो है ये होल्ड करते हैं, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है। अब हम बाकी भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो बाकी हमारे 8 एक्सियम बचते हैं, तो हैंस W इज़ अ सब स्पेस। ठीक हो गया।
यानी ये उस वेक्टर स्पेस का हिस्सा है। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है जो कहती है कि एक हमारे पास सेट W है जिसके अंदर 2 by 3 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म AB00CD, ठीक है, यानी इसका ये वाला एलिमेंट जीरो होगा, ये वाला जीरो होगा। अब हमने क्या करना है कि हमने ए बी सी डी जो है आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हैं, हमने शो करना है कि डब्ल्यू सब स्पेस है इस वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो हम क्या करें, A1 B1 C1 D1 एक ये वेक्टर ले लें और A2 B2 C2 D2 एक ये वेक्टर ले लें, आपस में एडिशन करें, ठीक है। ऐड करने से हमारे पास ये रिजल्ट आता है, फिर ये हमारे पास ये एंट्री जीरो, ये एंट्री जीरो, बाकी नॉन जीरो, उसी पैटर्न में रिजल्ट आया जिसमें हमारा क्वेश्चन में गिवन था। तो ये वाली तो हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब हम के से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। के से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जीरो है, ये जीरो, बाकी नॉन जीरो, उसी पैटर्न में आया जिसमें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब ये सब स्पेस है इस डायमेंशन की। अब हमारे पास एक नोट है कि वी अगर एक वेक्टर स्पेस है तो एवरी सबसेट ऑफ वी इज नॉट नेसेसरी, सारे उसके सबसेट ज़रूरी नहीं है कि सब स्पेस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हमारे पास एक आर स्क्वायर डायमेंशन, 2 डायमेंशन, then any line in 2 dimension not passing through the origin is not subspace of R square. Similarly, a plane in R3 not passing through the origin is not a subspace. यानी कोई लाइन या प्लेन अगर ओरिजिन से पास नहीं करता तो वो सब स्पेस नहीं होगा। ये आपने याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास कि हमारे पास एक W है जो सबसेट है 3 डायमेंशन का, जिसके अंदर वेक्टर्स किस फॉर्म के हैं, A B 1 फॉर्म के हैं, ठीक है। A B रियल नंबर्स हैं। अब प्रॉपर्टी A एंड B ऑफ अबव यानी 1 and 6 एक्सियम अप्लाई होते हैं यानी ये हमने चेक करना है। तो U1 को हम ले लेते हैं A1 B1, ठीक है, और V को ले लेते हैं हम A2 B2, ठीक है। तो अब इनको जब ऐड किया हमारे पास तो A1 B1 को A2 B2 1 में ऐड किया तो A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, यहाँ तक तो कहानी हमारी ठीक आ गई। ये 1 + 1 जो है ना ये 2 के बराबर हो गया, ठीक है। पैटर्न में हमें 1 गिवन है तो ये 2 के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती और ये इसका मतलब सब स्पेस नहीं है उस गिवन वेक्टर स्पेस का, ठीक है। द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेस और नॉट इवन अ सब स्पेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। अब हम हमारे पास एक एग्जांपल 11 है जिसके अंदर डिफरेंट हमें एग्जांपल्स दी गई हैं, हमने चेक करना है कि ये सब स्पेसिस हैं या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक यू सपोज कर लें A1 0 0, ठीक है, और V सपोज कर लें A2 0 0, आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा A1 प्लस A2 0 0, ये अप्लाई होता है। इस तरह K के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा K मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है और 0 होता है, इसका मतलब ये हमारे पास सब स्पेस है। इस तरह हम बाकी को चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस A2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस नहीं है। फिर ABC है जहाँ पे B A प्लस सी के बराबर है तो A को A1 सपोज कर लें, ठीक है, C को हम सपोज कर लें C1 और हमारे पास जो B है वो A प्लस सी के बराबर है तो B को सपोज कर लें A1 प्लस C1, ठीक है। इसी तरह हम सपोज कर लें A2 प्लस C2 और C2। अब इनको आपस में ऐड करें तो हमारे पास जब तीनों एंट्रीज जो इसी पैटर्न में आएंगी कि हमारे पास जो राइट मोस्ट आउटर मोस्ट एंट्रीज हैं दरमियान वाली उनका सम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये वेक्टर स्पेस कंसीडर हो जाएगा। और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी यही होना चाहिए, के से मल्टीप्लाई करने के बाद भी दरमियान वाली एंट्री बाहर वाली दोनों एंट्रीज का सम होनी चाहिए। तो ऐसे ही होगा, के से इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास ऐसा ही हो रहा है कि KA2 प्लस KC2 आ रहा है और ये KA2 है और ये KC2 है, तो ये दरम्यान वाली एंट्री दोनों वाली बाहर एंट्रीज का सम ही है, वही पैटर्न है जो गिवन था। तो इसका मतलब ये हमारे पास वेक्टर सब स्पेस है। तो यहाँ पे यही एग्जांपल्स हमारी गिवन है, आप इनको देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 12 है, ये पॉलिनोमियल्स के लिहाज से है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि डिटरमिन करना है कि कौन कौन सी हमारे पास P3 की सब स्पेसिस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं A0 0, यहाँ पे हमने A0 को 0 सपोज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी तमाम हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हमने दो को इससे कंसीडर कर लेना है, ठीक है। जैसे हम इसको C1 C2 C3 सपोज कर लें और एक को D1 D2 D3 सपोज कर लें, आपस में ऐड करें, ठीक है। तो हमारे पास ऐड करने के बाद भी जो इनके नॉन वेरिएबल वाली टर्म है ना वो ज़ीरो ही रहनी चाहिए, तो वो ज़ीरो ही रहेगी, 0 + 0 0 ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई करेगी पहली इक्वेशन में, ठीक है, कि ये क्लोजर है। अब के से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो तब के से मल्टीप्लाई करके भी हमारा जो इसके साथ ज़ीरो है ना ये, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर इधर ज़ीरो ही रहेगा, तो इसका मतलब ये हमारी सब स्पेस में है, ठीक है। तो इस तरह ये डिफरेंट हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर।
मतलब हमने यही करना है कि हमने एक तो कोई भी दो हमने सपोज कर लेनी है चीज़ें, ठीक है, उनको आपस में ऐड करना है। जैसे यहाँ पे हमने सपोज किया हुआ है u को हमने इसके इक्वल सपोज कर लिया, v को हमने इसके इक्वल सपोज कर लिया, यहाँ पे हमने c ले लिया, यहाँ पे हमने b ले लिया। अब हमारे पास b नॉट भी ज़ीरो है, c नॉट भी ज़ीरो है, आपस में इनको ऐड कर किया, हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब इनके अंदर भी हम अगर देखें तो ये ज़ीरो के इक्वल है और हमारे पास जो सिर्फ वेरिएबल टर्म्स हैं वो आ रही हैं, बाकी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये सब स्पेस है। इसी तरह हम बाकी एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एग्जांपल नंबर 13 है हमारे पास कि डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस ऑफ एम चू चू। तो इसके अंदर अब हमारे पास मैट्रिसेस है ए बी सी डी। अब हम दो मैट्रिक्स ले लें, ठीक है। अब ये हमारे पास जो तमाम वैल्यूज़ हैं ये इनका सम जो है ना वो ज़ीरो के बराबर आता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब हम क्या करें, ए वन बी वन सी वन डी वन ले लें या ई एफ जी एच ले लें, कोई भी ले सकते हैं। अब बुक में इन्होंने क्या किया हुआ है, ई एफ जी एच लिया हुआ है, ठीक है, और साथ में यू को सपोज किया हुआ है ई एफ जी एच और वी को सपोज किया हुआ है एल एम एन पी। अब हमारे पास क्या होता है, इन तमाम एंट्रीज का जो सम होता है ना वो ज़ीरो के बराबर होता है। इन सब का सम ज़ीरो के बराबर है, सब का सम ज़ीरो के बराबर है। अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये एंट्रीज बन गई, ठीक है। अब इन सब का सम भी ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। जब हमने इन सब का सम निकाला ना तो हमारे पास ये बन गया पैटर्न, ठीक है। अब इसका सम हमें पता है ज़ीरो के बराबर है, यहाँ हमने ज़ीरो पुट किया, प्लस इसका सम हमें पता है ज़ीरो के बराबर है, यहाँ ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब के से मल्टीप्लाई इसको करके देखा हमने, तो जब हमने के से मल्टीप्लाई किया तो तब भी इसका सबका सम ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। तो सब हमने सब किया, के इनमें से कॉमन आया, तो उसके बाद ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया के को तो आंसर ज़ीरो आया, तो इसका मतलब यह है हमारे पास सब स्पेस है। अब कोई हमारे पास अगर क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में कि W है सेट ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिसेस A सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ A ज़ीरो के बराबर है, यानी ई एच माइनस एफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास गिवन चीज़ है। यहाँ पे एल पी माइनस एम एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये गिवन। अब इन दोनों का सम किया अगर हमने तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया सम करने से वो ये आया। अब क्या होना चाहिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो भी ज़ीरो के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जब हमने ये चीज़ की तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है ई पी प्लस एल एच माइनस एफ एन माइनस एफ जी, जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं है गिवन वेक्टर स्पेस की। तीसरी एग्जांपल है हमारे पास W एक सेट है ऑल मैट्रिसेस का ऑफ द फॉर्म ए बी ज़ीरो सी, ठीक है। अब इसमें भी हम सपोज कर लेते हैं ई एफ जी ये ज़ीरो रखा, एल एम एन ये ज़ीरो रखा। अब इनको ऐड किया हमने आपस में तो हमारे पास ये ज़ीरो है, बाकी नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, तो इसका मतलब ये सब स्पेस में ये वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर के स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो जाती हैं, ये ज़ीरो रहती है, तो इसका मतलब हमारे पास जो W है वो एक सब स्पेस है। एग्जाम्पल नंबर 14 है। अब फंक्शंस के लिहाज से ये आ गई ये चीज़, तो फंक्शंस के लिहाज से भी हम ये चीज़ें कैलकुलेट करें, सारी फंक्शन सपोज कर लें, ठीक है। एक एफ फंक्शन सपोज कर लें, एक जी कर लें, एक एच कर लें, और उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। लेक्चर बहुत लेंथी हो गया इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब रिमार्क्स हमारे पास हैं। ये कहते हैं कि अगर हमारे पास n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है और पी एन जो है सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ फॉर्म पी एक्स, यानी p हमारे पास इस फॉर्म में जो जनरल एक फॉर्म होती है पोलिनोमियल इक्वेशन की, और हमारे पास जो ये तमाम कोफिशिएंट है ये रियल नंबर्स के बराबर हैं, तो पी एन जो है वो सब स्पेस होगा किसी भी फंक्शन का जो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 15 है। ये कहता है कि इन्वर्टिबल n मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स जो है ये सब स्पेस नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास कंसीडर करते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स 1 2 2 5 और उसका साथ में एक सपोज कर लेते हैं -1 -2 2 5। ये दो मैट्रिक्स हमने सपोज किया। अब इनको हम ऐड किया जब हमने आपस में, तो हमारे पास 1 को -1 में ऐड किया 0 आ गया, 2 को 2 में ऐड किया 4 आया, 2 को -2 में ऐड किया 0 आया, 5 को 5 में ऐड किया 10 आया। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका तो डिटर्मिनेंट ही 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस ये हमारे पास नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आ गया। तो मैट्रिक्स हमारे पास इन्वर्टिबल थे, लेकिन जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी उसको हमने प्रूव करने की कोशिश की। आप दो मैट्रिक्स सपोज किया, उनको आपस में ऐड किया तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं है या वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है
कि हमारे पास अगर एक्स ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ एम इक्वेशन इन एन अननोन्स, देन द सेट ऑफ सोल्यूशन वेक्टर इज अ सब स्पेस। जो सेट ऑफ सोल्यूशन होगा ना, सोल्यूशन सेट होगा, वो सब स्पेस होगा एन डायमेंशन। ठीक है, जितने अननोन्स हैं उतनी डायमेंशन में वो सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, अब सिस्टम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसमें ये राइट साइड पे ज़ीरो होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी होमोजीनियस सिस्टम होना ज़रूरी है। तो हर सिस्टम के थ्री अननोन्स हैं, तो सॉल्यूशंस जो हैं वो सब स्पेसिस बनाएंगे थ्री डायमेंशंस की। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये है कि हर सॉल्यूशन सेट जो है एक लाइन होगा ओरिजिन से या प्लेन होगा थ्रू द ओरिजिन ओनली ऑल ऑफ द आर थ्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थ्योरम है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले पहली जो इक्वेशन है उसके अंदर x इज इक्वल टू टू एस माइनस थ्री टी, वाई इज इक्वल टू एस और जी इज इक्वल टू टी, ये हमारा सोल्यूशन आएगा। ठीक है, जिसके अंदर एस और टी हमने वो सपोज किए हुए हैं जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के वेरिएबल्स होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि x इज इक्वल टू टू वाई माइनस जी और x माइनस टू वाई प्लस थ्री जी इज इक्वल टू ज़ीरो, और हमारे पास जो पॉइंट बना वो बन गया वन माइनस टू एंड थ्री। तो ये हमारा एक नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, अब इसी तरह हम बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो ये बस आपने याद रखना है कि हमारे पास जो ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होमोजेनियस सिस्टम होता है उसके अंदर सोल्यूशन सेट जो होता है वो सब स्पेस ऑफ आर एन में आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक सब स्पेस स्पैन बाय अ सेट कॉन्सेप्ट है कि सब स्पेस क्या होती है और किस तरह वो स्पैन कर रही होती है। तो next example illustrate one of the most common ways of describing a subspace. We know that the term linear combination refer to any sum of स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, हमारे पास स्केलर मल्टीपल्स होते हैं वेक्टर्स के। फॉर एग्जांपल हमारे पास v1 से लेके vp तक वेक्टर है, तो हमारे पास c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3, ये लीनियर कम्बिनेशन होता है cn vn तक। ठीक है, तो ये सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट कैन बी रिटन लीनियर कम्बिनेशंस, ये हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन होगा और इसका जो स्पैन बनेगा वो इन तमाम वेक्टर्स के ऊपर बन रहा होगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 17 है हमारे पास। यहाँ पे दो वेक्टर हैं v1 एंड v2, वेक्टर स्पेस v के अंदर है, h जो है वो स्पैन कर रहा है v1 v2 के ऊपर। तो हमने शो करना है कि h सब स्पेस है v की या नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सोल्यूशन में है कि जीरो वेक्टर्स इन h। ठीक है, तो 0 is equal to 0 v1 plus 0 v2। ठीक है, to show that h is closed under vector addition take two arbitrary vectors in h। ठीक है, दो वेक्टर्स हमने ले लिए। ठीक है, एक ले लिया हमने u इज इक्वल टू एस वन वी वन प्लस एस टू वी टू, और w ले लिया हमने टी वन वी वन प्लस टी टू वी टू। ठीक है, तो अब एक्सियम 238 अगर हम अप्लाई करते हैं वेक्टर स्पेस के लिए तो हमारे पास u प्लस w जो है वो इसके इक्वल आता है। ठीक है, और एस वन प्लस टी वन वी वन प्लस एस टू वी टू के बराबर आता है। तो एक तो हमारे पास जीरो वेक्टर इसके अंदर है, क्योंकि हम जब जीरो को v1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, प्लस जीरो को v2 से मल्टीप्लाई जीरो करते हैं, आंसर जीरो के बराबर आता है। तो जीरो वेक्टर तो इसके सोल्यूशन में एक तो है। ठीक है, दूसरा ये कि हमारे पास हमने ये भी शो कर दिया कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो भी इसी तरह का आ रहा है कि जैसे एस वन वी वन एस टू वी टू था, तो ये भी अगर हम इसको जी वन वी वन बोल दें, जी टू वी टू बोल दें, तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर रही है। ठीक है, और हमारे पास जो स्केल सी अगर कोई स्केलर हो तो एक्सियम 7 9 जो है उनके थ्रू हम कह सकते हैं कि सी को अगर हम यू से मल्टीप्लाई करें यू वेक्टर से, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो भी उसी स्पेस के अंदर है। ठीक है, तो ये शो करता है कि हमारे पास सी यू एच के अंदर है और एच क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो था एक्सियम नंबर 1 वो भी हमने प्रूव कर दिया और एक्सियम नंबर 6 भी हमने प्रूव कर दिया। तो हमारा जो एच है वो सब स्पेस है वी का। ठीक है, later on we will prove that every non-zero space of R3 other than R3 itself is either span v1 v2 for some linearly dependent v1 v2 or span v for v is not equal to 0। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, R3 डायमेंशन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास v1 v2 v3 तीन ही हमारे पास वेक्टर्स हों। ठीक है, जिन पे वो स्पैन करें हमारे पास सब स्पेस, वो v1 v2 पे भी कर सकती है और खाली v पे भी कर सकती है फॉर v नॉट इज इक्वल टू 0। इन द फर्स्ट केस सब स्पेस इज प्लेन थ्रू द ओरिजिन, पहले केस में वो प्लेन होगा, सेकंड केस में वो एक लाइन होगी। ठीक है, थ्रू द ओरिजिन। इट इज़ हेल्पफुल टू कीप दिस ज्योमेट्रिक पिक्चर्स इन माइंड इवन फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक v है तो वो एक लाइन होगी सिर्फ ओरिजिन से। ठीक है, और अगर हमारे पास v1 v2 है तो हमारे पास एक पूरा प्लेन होगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा। तो ये डिफरेंट हमारे पास सब स्पेसिस की एग्जांपल्स हैं। अब थ्योरम नंबर 3 है
जो कहता है कि हमारे पास अगर v1 से लेके vp तक वेक्टर्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस v के अंदर हैं, तो जो हमारे पास स्पैन है ये सब स्पेस होगा v का। हम जो स्पैन है उसको सब स्पेस स्पैन्ड कहते हैं, जनरेटेड बाय v1 से लेके vp तक, गिवन एनी स्पेस h ऑफ v स्पैनिंग और जनरेटिंग सेट फॉर h इज सेट दिस इन h सच दैट h इज इक्वल टू, जो हमारे पास h होता है ये एक सब स्पेस होती है v की और ये स्पैन कर रही होती है v1 से लेके vp तक। ठीक है, तो इसका प्रूफ ये है थ्योरम का कि हमारे पास अगर ज़ीरो वेक्टर लें वो एच के अंदर होगा। ठीक है, सिंस ज़ीरो इज़ इक्वल टू, अगर तमाम वेक्टर को ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये हमारे पास वी वन वी एन तक है तो वी जे ले लें, जीरो से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है, जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की जीरो के बराबर होगी तो जीरो तो उसके सोल्यूशन में है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि ये क्लोज्ड है वेक्टर एडिशन के अंदर, यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करती है या नहीं करती, तो हम दो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, एक हम ले लेते हैं u जो कि बराबर है एस आई वी आई, जो जीरो से लेके एन तक आई की वैल्यू जा रही है। ठीक है, एस वन वी वन एस टू वी टू एन आर एन डायमेंशन में हम ले रहे हैं। ठीक है, और डब्ल्यू एक ले लें या वी ले लें। ठीक है, जो हम कहते हैं कि ये जा रहा है हमारे पास वी वन वी टू वी एन। ठीक है, और ये हमारे पास आर एन डायमेंशन में ये। ठीक है, और इसको हम सिग्मा की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने इन दोनों को सम करना है तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो भी इसी डायमेंशन में आना चाहिए। जब हमने इन दोनों को सम किया तो हमारे पास आया एस वन प्लस टी वन एस टू प्लस टी टू वी टू एस एन प्लस टी एन वी एन। इसको हम इस सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है एस पी प्लस टी पी पी, पी लिख दें, जे लिख दें, के लिख दें, डजेंट मैटर, जीरो से लेके एन तक जाता है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ये भी उसी वेक्टर स्पेस में आ रहा है। ठीक है, तो u प्लस डब्ल्यू तो हमारा h में आ गया। अब हमने क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करनी है। ठीक है, तो c से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं u को तो हमारे पास c तमाम से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम c को सिग्मा को अगर हम लिखें r से लेके n तक और सी एस आर वी आर, तो ये हमारा बेसिकली जो आंसर आया है ये उसी वेक्टर स्पेस में लाई करता है, विच शो दैट सी यू इज़ इन h एंड h इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो h हमारी सब स्पेस होती है v की। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं इस थ्योरम के अंदर कि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस होती है जिसके अंदर ये तमाम वेक्टर्स अगर लाए करते हैं तो ये जो वेक्टर्स का जो स्पैन होगा वो सब स्पेस होगा वी का। बस हम ये कहना चाह रहे हैं इस बात। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 18 है हमारे पास, ये कहते हैं कि अगर h हमारा सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स है जो कि a माइनस थ्री बी, बी माइनस ए और b, चार इसके अंदर हमारे पास चीज़ें हैं, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी स्केलर्स, दैट इज़, दोबारा वो बात है कि a माइनस थ्री बी, बी माइनस ए बी, ए एंड बी इन आर, शो दैट h इज़ अ सब स्पेस ऑफ आर फोर्थ डायमेंशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में इसको लिख के दिखाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि a कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया, अगर हम इसको लिखते हैं a माइनस थ्री भी है ये, तो इसको हम लिखते हैं a एक अलग मैट्रिक्स के अंदर प्लस माइनस थ्री बी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं b, यहाँ पे आ जाता है माइनस ए, और यहाँ पे आता है a, यहाँ पे आता है ज़ीरो, और यहाँ पे आता है ज़ीरो, और यहाँ पे आता है हमारे पास b। इसका हम इस तरह हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। हम यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा वन माइनस वन, वन और ज़ीरो। ठीक है, और अगर हम यहाँ से b कॉमन ले लें तो यह आता है हमारे पास माइनस थ्री, वन, ज़ीरो और वन। ठीक है, ये वाला वेक्टर आ जाता है। तो हम इसको ए वी वन प्लस बी वी टू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमें शो करती है कि हमारे पास जो h है वो स्पेन करता है वी वन वी टू के ऊपर, वेयर वी वन वी टू आर वेक्टर इंडिकेटेड अबव, थस h इज़ अ सब स्पेस ऑफ आर फोर बाई थ्योरम थ्री। ठीक है, तो ये हमारे पास h जो है ये सब स्पेस है क्योंकि उसने क्या किया, उसी के अंदर से वेक्टर्स ले लिए। तो हमारे पास जो एग्जांपल 18 है ये एक यूज़फुल टेक्निक एक्सप्रेस करने की सब स्पेस को ऐसा सेट ऑफ लीनियर कम्बिनेशंस शो करती है, विच इज़ अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। इफ़ h इज़ इक्वल टू स्पैन v1 से लेके v तक, v p तक, वी कैन थिंक ऑफ वेक्टर्स v1 p इन स्पैनिंग सेट एज हैंडल्स, इनको हम हैंडल्स बोल सकते हैं, दैट अलाउ अस टू होल्ड ऑन टू द सबस्पेस h। कैलकुलेशन विद इनफिनिटली मैनी वेक्टर्स इन h आर ऑफन रिड्यूस्ड टू ऑपरेशंस विद फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स इन स्पैनिंग सेट। हम क्या करते हैं कि हम इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे होते h के अंदर, बल्कि हम फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं अपनी सब स्पेस के अंदर, जिसको हम स्पैनिंग सेट बोलते हैं। ठीक है, ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी था इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है ना जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर की हैं। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं,
और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।